गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से सप्लाई अंडर जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने शेड्यूल 1 स्टार्ट किया था। शेड्यूल 1 इस बात पे है कि अगर आप कोई चीज़ विदाउट कंसिडरेशन भी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना होगा। शेड्यूल 1 में आपने पैरा 1 पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि अगर आप परमानेंट बेसिस पे किसी को बिजनेस असेट अपनी ट्रांसफ़र करते हैं जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। इसके हम एग्जांपल करेंगे अभी रेफरेंस बुक से। तो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो बिजनेस असेट होनी चाहिए, कोई बिजनेस के असेट होनी चाहिए। बिजनेस असेट का जो वर्ड है वो जीएसटी में डिफाइन नहीं है। तो ये 11th क्लास में जो आप पढ़ते थे बिजनेस असेट, अब चाहे वो फिक्स असेट हो चाहे वो आपकी करंट असेट स्टॉक हो, ठीक है, करंट असेट्स में आता है स्टॉक, वो सब बिजनेस के असेट होती हैं, राइट। बिजनेस असेट को जीएसटी में तो डिफाइन नहीं किया गया है, तो कॉमन सेंस में जो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं वही बिजनेस के असेट है। कोई फिक्स असेट भी हो सकती है, मशीनरी वगैरह, और कोई स्टॉक करंट असेट्स भी हो सकती है। पहली कंडीशन है बिजनेस असेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपने उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया हो, आईटीसी क्लेम कर लिया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर चुके हो, यानी इनपुट को आउटपुट में से आपने लेस करवा दिया हो। और तीसरी कंडीशन है आप परमानेंट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए दे रहे हैं, कुछ महीनों के लिए दे रहे हैं तो नहीं लगेगा। परमानेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि आप परमानेंट बेसिस पे किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वापस नहीं लेंगे। अगर ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होंगी तो ही आपको जीएसटी देना होगा, सप्लाई माना जाएगा। एक तो बिजनेस असेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिजनेस की, पर्सनल असेट की बात नहीं हो रही है, आपने उस असेट पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है और आप परमानेंट बेसिस पे किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कैन बी सेड टू बी अ सप्लाई। आपको बताना है क्या इन्हें सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और अगर सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग तो जीएसटी देना होगा। आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 7 टैक्सेबल इवेंट है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेंस में कि कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, और जीएसटी में सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। पहला पॉइंट, जेड परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस। फर्नीचर खरीदा, ऑफिस के असेट हो गई, बिजनेस असेट है। एंड अवेल आईटीसी, साफ साफ लिखा है आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं। लेटर ही डोनेटेड, डोनेट मतलब फ्री में दे रहे हैं, द फर्नीचर टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरी हो रही है शेड्यूल 1 अप्लाई करने के लिए, पैरा 1 अप्लाई करने के लिए। एक तो बिजनेस असेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा था, आपने उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर लिया है, और आप परमानेंटली किसी को डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो भले आप फ्री में भी दे रहे हैं तब भी इसे सप्लाई माना जाएगा और यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा। सप्लाई एज पर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? कौन सी वैल्यू पे लेंगे? जीएसटी वाले माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, सर वैल्यू पे तो लगता है जीएसटी, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे टैक्स वाले, वो आपको अलग से बताएंगे उस चैप्टर में। क्यों परचेज अ मोटर कार फॉर हिज ऑफिस यूज़, वही ऑफिस यूज़ के लिए मोटर कार खरीदी है आपने। ही डिड नॉट अवेल आईटीसी, आप अवेल नहीं कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज ए ब्लॉक क्रेडिट। आप पढ़ेंगे ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17, अभी आप आगे पढ़ेंगे इनपुट टैक्स चैप्टर में कि कुछ असेट्स पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ असेट भले ही आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी हो, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, यानी उनको खरीदने पे जो आपने इनपुट टैक्स दिया वो आउटपुट में से आप लेस नहीं कर सकते। तो अभी वो लिस्ट आप आगे पढ़ेंगे, जिसे नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। अंडर द जीएसटी लॉ लेटर क्यू गिफ्टेड द मोटर कार टू हिज फ्रेंड, आपने वो कार अपने फ्रेंड को दे दी। तो यहाँ तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, कार बिजनेस की थी, बिजनेस के लिए खरीदी थी तो बिजनेस की एसेट थी। तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, अपने फ्रेंड को देने पर आईटीसी नहीं लिया था, आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं क्लेम किया था, तो यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। Not a supply as per para 1 of schedule 1 of as ITC not away. Third point, am a mobile phone dealer gifted 5 unsold mobile phone to his loyal customer. Loyal customer तो जो बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, जो आपको बड़ा ऑर्डर देते हैं, आपसे रेगुलर सामान खरीदते हैं, आपसे अच्छे टर्म्स बना के चलते हैं, तो आप उन्हें गिफ्ट तो देते हैं, दिवाली पे भी देते हैं, कई लोग न्यू ईयर पे भी देते हैं। तो आपने अपने लॉयल कस्टमर को 5 मोबाइल गिफ्ट किया, आप मोबाइल फ़ोन डीलर है, तो आपके लिए मोबाइल स्टॉक है, स्टॉक बिजनेस के एसेट होता है।
ही हैड अवेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही हैड अवेल ITC, आप ITC ले चुके थे, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके थे, यानी इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से आपने लेस करवा दिया था ऑन परचेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो अब तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। बिजनेस असेट है मोबाइल फ़ोन, आपके लिए स्टॉक बिजनेस के असेट हुआ। आप क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके थे और आप परमानेंटली अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र करें, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। भले आप दान में दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फिर भी आपको GST देना होगा। यस, सप्लाई माना जाएगा एज पर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। नेक्स्ट, सी लिमिटेड ट्रांसफ़र मशीनरी टू डी लिमिटेड। सी लिमिटेड एक कंपनी है, वो डी लिमिटेड को मशीन ट्रांसफ़र कर रही है। इट्स होली ओन सब्सिडी, होली ओन सब्सिडी मतलब अगर आप किसी कंपनी के 100% शेयर खरीद देते हैं तो उसको होली ओन सब्सिडी बोलते हैं। आपने होल्डिंग सब्सिडी का क्लास में मीनिंग बताया था आपको, आपके लॉ टीचर भी आपको बताते हैं कि अगर किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर आप एक्वायर कर लेते हैं, वोटिंग स्टॉक शेयर यानी इक्विटी शेयर, तो वो कंपनी आपकी कंट्रोल में आ जाती है क्योंकि डिसीजन पावर आपके पास में आ गई। मोर देन 50% इक्विटी शेयर आपने एक्वायर किए, तो जिस कंपनी के एक्वायर किए जाते हैं उस कंपनी को तो सब्सिडी कंपनी बोला जाता है, और जो कंपनी खरीदती है, एक्वायर करती है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। और अगर 100% शेयर आप खरीद लेते हैं किसी कंपनी को तो उस कंपनी को होली ओन सब्सिडी बोला जाता है। आपको तो होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। सी लिमिटेड तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है और डी लिमिटेड होली ओन सब्सिडी, क्योंकि 100% शेयर सी के पास है। होली ओन सब्सिडी मतलब 100% शेयर एक्वायर कर दिया आपने किसी कंपनी के विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसे के आप ट्रांसफर कर रहे हैं मशीन बिजनेस के एसेट। सी लिमिटेड हैड अवेल ITC ऑन परचेज ऑफ मशीन, आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया था। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। बिजनेस असेट है मशीन, आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके थे, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो भले ही फ्री में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे सप्लाई माना जाएगा यस, और इस पर GST लगेगा। नेक्स्ट, Z आर डीलर इन एयर कंडीशनर, आप AC बेचते हैं। ट्रांसफ़र एंड एयर कंडीशनर फ्रॉम ए स्टॉक इन ट्रेड, आप अपने स्टॉक से AC ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजनेस असेट फॉर पर्सनल यूज़ एट हिज रेजिडेंस, अपने घर पे लगवा रहे हैं AC। ही हैड अवेल ITC ऑन परचेज, आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके थे। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पे बिजनेस के असेट है AC, स्टॉक आपके लिए बिजनेस के असेट है, ITC आप क्लेम कर चुके थे और परमानेंटली आप घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं घर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो भी यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा और GST चार्ज किया जाएगा। भले आप घर पे भी लगा रहे हैं तब भी माइंड में कंफ्यूज ना, ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें लेके आप घर पे लगाने के बहाने किसी और को बेच देंगे ऐसे तो टैक्स वालों ने ये रूल बनाया कि आप घर पे भी ले जा रहे हैं, पर्सनल पर्पज़ के लिए भी कोई चीज़ ले रहे हैं फ्री में और तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तब भी GST आपको देना होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आगे पढ़ेंगे। Z गिफ्टेड हिज पर्सनल लैपटॉप हिज फ्रेंड, आपने पर्सनल लैपटॉप, देखिए पर्सनल लैपटॉप है, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो तीनों कंडीशन यहाँ पूरी होंगी नहीं। पर्सनल लैपटॉप है और ITC तो आपने क्लेम किया ही नहीं होगा। पर्सनल चीज़ों पे हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले ही नहीं सकते। आप भी रिलायंस फ्रेश में या D-Mart पे शॉपिंग करने जाते होंगे तो बिल बनता है गुड्स की, उसमें GST भी लगता है। आप क्रेडिट लेते हैं क्या? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सर हम वो घर पे यूज़ कर रहे हैं, जो आप चीज़ें घर पे यूज़ करते हैं पर्सनल पर्पज़ के लिए, उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप उन्हें आगे थोड़ी बेचें, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिजनेसमैन को मिल जाएगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है। एक बिजनेसमैन जो घर पे शॉपिंग कर रहा है, घर के लिए सामान खरीद रहा है, उनको खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं चीज़ें। जो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उनको खरीदने पर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स दिया तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो ये पर्सनल लैपटॉप दे रहा है फ्रेंड को, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, यहाँ पे कोई GST नहीं लगेगा। आई होप शेड्यूल 1 का पैरा वन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बिजनेस के एसेट है, परमानेंट बेसिस पे आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं बिजनेस के एसेट और इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले चुके हैं, तीनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। कोई बिजनेस के एसेट होना चाहिए, इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप क्लेम कर चुके हो और परमानेंट बेसिस पे किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ही आपको GST देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 1 का पैरा 2, पेज नंबर 26। पैरा 2 क्या कह रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स, आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या होता है अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये भी बताया जाएगा स्पेशल सेक्शन 20 में। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में भी कोई चीज़ें, गुड्स या सर्विस ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे GST लगेगा। अब सर ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, तो पहले हम वो समझते हैं। रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड एक वर्ड होता है, रिलेटेड पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक वर्ड होता है रिलेटिव। दोनों में क्या फ़र्क है जल्दी बताओ, माइंड में आया कुछ? एक वर्ड होता है रिलेटिव, एक वर्ड होता है रिलेटिव। सब बहुत इजी है बताना। रिलेटिव तो नेचुरल पर्सन ही हो सकते हैं, राइट।
नेचुरल पर्सन की बात की जा रही रिलेटिव में। तो आप टाटा कंपनी आपका भाई या बहन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी है। तो रिलेटिव एक नैरो वर्ड है जो कि वो नेचुरल पर्सन की बात करता है, जिसमें नेचुरल पर्सन आते हैं जो नेचर ने बनाते, मम्मी पापा भाई बहन कज़न, ये सब रिलेटिव हैं, ठीक है। रिलेटेड ब्रॉड टर्म है, इसमें नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वाई लिमिटेड एक कंपनी है। वाई लिमिटेड के 80% शेयर एक्स ने खरीद लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? अब एक्स को होल्डिंग कंपनी, आपने पढ़ा ना, मोर देन 50% शेयर, वोटिंग स्टॉक वाले शेयर, इक्विटी शेयर आप किसी कंपनी के एक्वायर कर लेते हैं, जो कंपनी एक्वायर करती है उसे तो बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के एक्वायर किए जाते हैं उसे बोलते हैं सब्सिडी कंपनी। तो वाई लिमिटेड तो सब्सिडी कंपनी हो गई और एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई। तो अब सारे डिसीजन तो एक्स के ही चलेंगे ना वाई में, क्योंकि 80% शेयर एक्वायर कर लिए, तो ये रिलेटेड हो गए आपस में, क्योंकि डिसीजन रिलेटेड माना जाएगा। तो रिलेटेड एक ब्रॉड टर्म है जिसमें नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। रिलेटिव अगर कोई वर्ड बोल रहा है, रिलेटिव का मतलब एक नेचुरल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन ही किसी का रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है। संबंध तो आर्टिफिशियल पर्सन में भी हो सकता है, पर रिलेटिव वर्ड केवल नेचुरल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो चलो नॉलेज के लिए बता दिया, ये तो आपकी नॉलेज का कॉन्सेप्ट था। अब जीएसटी में लौट के आते हैं। जीएसटी वालों ने बोला कि अगर कोई रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए एक बिजनेस करते हैं और मिसेज ए भी एक बिजनेस करती हैं, ठीक है। ये बुटीक चलाती हैं, शॉप है इनकी, और मिस्टर ए की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर हैं, ये कपड़े बनाते हैं। अब ये कपड़ा बना के अपनी वाइफ की शॉप में सप्लाई करते हैं, बेच रहे हैं। ये वाइफ को भी बेचते हैं, किसी और को भी बेचते हैं, दोनों को बेचते हैं, नॉर्मल कस्टमर को भी बेचते हैं और अपनी वाइफ को भी सेल करते हैं। इनका अलग बिजनेस है और इनका अलग बिजनेस है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। पर ये आपस में रिलेटिव हैं, रिलेटेड या रिलेटेड भी हो गए, नॉन कोई रिलेटेड में नॉन नेचुरल पर्सन भी आते हैं, कवर्ड होते हैं। तो टैक्स वालों ने बोला कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा बेच रहे हैं, तो इस कपड़े पे भी जीएसटी लगेगा, इसे सप्लाई माना जाएगा। भले ही आप अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो, इसे सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी देना होगा। आप भले ही फ्री में दे रहे हैं, फ्री में तो दे रहे हैं, शेड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं कि कोई एक्टिविटी आप फ्री में भी कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ से पैसे नहीं ले रहे हैं इन कपड़ों के बदले जो वाइफ को आप दे रहे हैं शॉप पर बेचने के लिए, पर इसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। अब माइंड में बार बार क्वेश्चन होगा, सर वैल्यू कैसे पता करोगे आप, ये तो फ्री में दे रहे हैं ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, जीएसटी उन्होंने अलग से बनाया है पूरा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी है और वो आपस में फ्री में भी कोई चीज़ एक दूसरे को दे रहे हैं, या तो दे रहे हैं या ले रहे हैं, एक दूसरे को ले रहे हैं, तो ये सेल माना जाएगा, सेल ट्रीट किया जाएगा और इस पर भी जीएसटी देना होगा। पर बिजनेस की एसेट होनी चाहिए, पर्सनल एसेट नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए वाइफ का बर्थडे है और ये मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में दे रहे हैं, तो ये तो पर्सनल रीज़न से हुआ ना, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इस पर नहीं लगेगा जीएसटी। हाँ, आप बिजनेस की कोई एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने रिलेटेड पर्सन को फ्री में, तो फिर उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि कौन कौन रिलेटेड में आता है। मैं तो एग्जांपल दिया था, देखें। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले मैं रिलेटेड की बता रहा हूँ। रिलेटेड पर्सन, अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन, एक बंदा जो दूसरे के इन्फ्लुएंस में होता है, प्रभाव में होता है, इसको ऑर्डर रिलेटेड पर्सन बोला जाता है। लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, और सब्सिडरीज ऑफ अ ग्रुप कंपनी एटसेट्रा। अंडर जीएसटी लॉ वेरियस कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड। आपको बताया गया कि किसे किसे रिलेटेड माना जाएगा। द टर्म रिलेटेड पर्सन हैज़ बीन डिफाइन की गई है, डिफाइन इन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15 में। द सेट डेफिनेशन हैज़ बीन डिपिक्टेड मतलब दर्शाई गई है, बताई गई है, बाय वे ऑफ अ डायग्राम एज फॉलो। यानी ये लोग आपस में रिलेटेड माने जाएंगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं, और जब रिलेटेड माना जा रहा है तो आप एक दूसरे को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, भले ही फ्री में कर रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा। पहला पॉइंट, सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। सच पर्सन मतलब सच पर्सन किसकी बात हो रही है? रेसिपिएंट और सप्लायर, सेलर और बायर, दो ही तो लोग होंगे। अपन बेचने खरीदने पे तो लगता है जीएसटी। जीएसटी में मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, सप्लायर वो क्या, सेलर वर्ड नहीं आएगा, सप्लायर वर्ड आएगा। जो सेलर को हम सप्लायर बोलते हैं और बायर को क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट बोलते हैं, राइट। ये सेलर हो गया आपका जो सब बेचेगा, सर्विस देगा,
और रिसिपिएंट ये बायर हो गया जो सर्विस लेगा। जीएसटी में ऑल दो सप्लाई और रिसिपिएंट वर्ड है, ये वर्ड नहीं है तो समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तो ये सच पर्सन मतलब ये पर्सन, ये दोनों की बात हो रही है सप्लाई और रिसिपिएंट की। आर ऑफिसर डायरेक्टर वन अदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में या तो डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर बी इनके यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब करता है, किसी ऑफिसर पोस्ट को होल्ड करता है मिस्टर ए के बिजनेस में, तो माना जाएगा दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और ये आपस में अगर एक दूसरे को कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई सप्लाई करेंगे कोई चीज़ गुड्स या सर्विस, तो भी जीएसटी देना होगा। यानी या तो बायर सेलर के यहाँ डायरेक्टर हो, या सेलर बायर सेलर के हो, या सेलर बायर के हो, या दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हो। यानी आप एक दूसरे के बिजनेस में कोई डायरेक्टर या ऑफिसर पोस्ट होल्ड करते हैं तो बायर और सेलर को रिलेटेड माना जाएगा। और आपस में अगर आप फ्री में भी कोई चीज़ सप्लाई करेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, तो हेडिंग से पता चल रहा है आप एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर, यानी आप मेरे बिजनेस में पार्टनर हैं, मैं आपके बिजनेस में पार्टनर हूँ, ठीक है, तो माना जाएगा हम दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी मैं आपके अंडर में जॉब करता हूँ, मैं आपके यहाँ नौकर हूँ या आप मेरे यहाँ नौकर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो आपको रिलेटेड माना जाएगा। और आपस में भी आप एक दूसरे को देंगे तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे। पर अभी आप पढ़ेंगे एम्प्लॉय जो है जो भी सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय जो सर्विसेज देता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं ना, आपके अपॉइंट होते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस कंपनी में जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उस फर्म में, तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो भी अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है उस पर जीएसटी वाले कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते। अगर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि एम्प्लॉय का ये काम है और इसके बदले उसे इतनी सैलरी या बोनस मिलेगा, तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो भी सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड जाके आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयर आपके काम से खुश है और वो आपको 1 लाख रुपये का चेक देता है, ये कहीं लिखा नहीं था कि वो 1 लाख रुपए का चेक देगा अपॉइंटमेंट के टाइम, तो पर आपने बहुत अच्छा काम किया, ट्रिमेंडियस वर्क किया, तो उसने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है, तो यहाँ ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के नहीं दिया था कि आपको 1 लाख रुपए का चेक देगा अच्छा काम करोगे, तो ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ये आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और जब वो आपको 1 लाख रुपए देगा तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। अगर 50,000 रुपये तक का देता है, एक लिमिट भी दी टैक्स वालों ने, अभी आप पढ़ेंगे, 50,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट देता है आपका एम्प्लॉयर, गिफ्ट रुपए में काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। पर यहाँ तो 1 लाख दिया है, 50,000 से ज़्यादा है, तो इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। माना जाएगा आपने अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है और उसने आपसे वो आपसे सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। पर एक एक्सेप्शन दिया टैक्स वालों ने इसका, अगर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने एम्प्लॉयर से 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पर अगर 50,000 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये नहीं कि 50,000 माफ़ होगा, फिर तो 1 रुपये ज़्यादा होने पर भी पूरी वैल्यू पे क्या देना होगा, जीएसटी चार्ज करना होगा। अब माइंड में बहुत से क्वेश्चन उठ होंगे, सर मैं तो जॉब करता हूँ, 1 लाख रुपए का चेक मिल गया मुझे, ठीक है सर जीएसटी दूंगा, अब क्या मैं जीएसटी देने के लिए जीएसटी नंबर लूँगा? नहीं, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि जीएसटी कौन देगा, एम्प्लॉयर ही भरेगा आपके बिहाफ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में, आपको नहीं लेना अलग से जीएसटी नंबर, आपका मालिक ही जमा कराएगा इस अमाउंट पर जीएसटी डिपार्टमेंट को। कुछ एक्सेप्शन अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी में आगे जाके, तो माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जब आप पढ़ते हैं। पर अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉई सर्विस देता है अपने एम्प्लॉयर को और वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट आती है सर्विस, आपने अपॉइंटमेंट लेटर जो साइन किया उसमें लिखा होता है कि आप ये सर्विसेज देंगे और कंपनी आपको ये फैसिलिटी देगी, रहने को मकान देगी, आपको गाड़ी देगी, आने जाने के लिए कुक देगी, तो ये सब तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, इस पे नहीं लगेगा जीएसटी। पर अगर कोई गिफ्ट देता है आपका, गिफ्ट तो लिखा थोड़ी होता है कितने का देगा, गिफ्ट के तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से आप किसी को कुछ दे रहे हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है एक सिंगल फाइनेंशियल में 50,000 रुपये तक, गिफ्ट काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हैं, 50,000 रुपये तक का देता है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देता है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, तो पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ये नहीं कि 1 लाख में से पहले 50,000 रुपये लेस होंगे, नहीं, एक भी रुपया एक्सीड हुआ 50,000 से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपको 20,000 रुपये का गिफ्ट दिया एक बार, फिर 2 महीने बाद फिर आपको 20,000 का गिफ्ट दिया, फिर 3 महीने बाद उसने 30,000 का गिफ्ट दिया, तो एक सिंगल फाइनेंशियल में सपोज ये 3 बार आपको गिफ्ट दिया आपके एम्प्लॉयर ने, कोई गुड्स मांग सकते हैं, कोई अमाउंट मांग सकते हैं आप, ठीक है,
तो ये टोटल देखा जाए तो 70,000 हो रहा है, राइट। अब आप कहेंगे सर 50,000 तक तो लिमिट है, माफ़ हो जाएगा, और 20 पे लगेगा जीएसटी। नहीं, अगर 50,000 रुपये से एक भी रुपया एक्सीड हुआ ना तो पूरी वैल्यू पे देना होगा जीएसटी, राइट। अगर 50,000 रुपये तक होता टोटल तब तो कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर 50,000 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो पूरी वैल्यू पे यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो देखिए रिलेटेड माना जा रहा है और रिलेटेड माना जा रहा है। और अभी आप पढ़ेंगे अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देगा एम्प्लॉयर तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा का देगा तो जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट, अ थर्ड पर्सन, ध्यान से पढ़िए, थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, ओन रखता है, होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% मोर देन, इधर लग रहा है एरो, तो मोर देन 25% वोटिंग स्टॉक यानी इक्विटी शेयर और बोथ ऑफ देम। वोटिंग स्टॉक यानी इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स वालों को ही राइट होता है वोट डालने का, तो इसे भी समझ लें। जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वाई लिमिटेड एक कंपनी है। मिस्टर ए, एक्स लिमिटेड के 30% शेयर ए के पास में है, मोर देन 25 हो गया, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर की नहीं। और वाई के 27% शेयर इसके पास में, मोर देन 25%। तो यानी एक कॉमन ऑनर है, कॉमन शेयर होल्डर है, जिसके पास, मान लीजिए अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को गुड्स सप्लाई कर रही है। वैसे एक्स और वाई का आपस में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्टली तो इन दोनों ने एक दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद रखे, पर एक कॉमन शेयर होल्डर, एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, ये कॉमन शेयर होल्डर है। तो ये दोनों आपस में भी सामान बेचेंगे एक्स और वाई, तो भी ये रिलेटेड माने जाएंगे क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर इन दोनों के बीच में, जिसके पास दोनों कंपनियों के, दोनों मतलब बायर और सेलर के कम से कम 25% से ज़्यादा शेयर हैं, तो माना जाएगा दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और रिलेटेड है तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा, भले आप फ्री में भी सप्लाई कर रहे हो तब भी। वापस पढ़ देता हूँ लाइन। अ थर्ड पर्सन शेयर होल्डर है कोई कॉमन, कंट्रोल करता है, ओन करता है, होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन 25% वो शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम मतलब बायर और सप्लायर की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में एक कॉमन शेयर होल्डर है जिसके पास सेलर कंपनी के, बायर कंपनी के मोर देन 25% शेयर है। 25% शेयर बहुत होते हैं तो माना जाएगा वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड हैं। और आपस में अगर फ्री में भी आप ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को कोई एसेट तो भी जीएसटी देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्ट इनडायरेक्टली अदर, वही होल्डिंग कंपनी, जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और वाई लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स ने वाई के 80% शेयर खरीद लिए, तो ये तो हो गई होल्डिंग कंपनी और ये हो गई सब्सिडरी कंपनी, राइट। तो एक दूसरे पे कंट्रोल करता है, या तो ये इस पे कंट्रोल करे या इस पे कंट्रोल करे, तो दोनों आपस में एक दूसरे पे कंट्रोल कर रहे हैं। एक्स कंट्रोल करता है वाई पे, तो आपस में एक दूसरे को कोई एसेट भी ट्रांसफ़र करेंगे तो भी भले फ्री में कर रहे हैं फिर भी यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। वन ऑफ देम में वापस पढ़ देता हूँ, वन ऑफ देम में तो कोई भी एक कंट्रोल करता है डायरेक्ट एंड अदर पे। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, ये भी वही चीज़ है, थर्ड पर्सन कंट्रोल मतलब मोर देन 50% पे आता है। जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वाई लिमिटेड एक कंपनी है और एक जेड लिमिटेड है, राइट। जेड ने क्या करा, ठीक है, एक्स के 60% शेयर खरीद रखे हैं और वाई के भी मान लेते हैं 70% शेयर खरीद रखे हैं। तो एक थर्ड पार्टी है, थर्ड कंपनी है जिसने दोनों के एटलीस्ट कंट्रोलिंग शेयर एक्वायर कर रखे हैं मोर देन 50%। तो वैसे एक्स और वाई का आपस में कोई रिलेशन नहीं, राइट, एक्स और वाई का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, पर एक कॉमन पर्सन है, कॉमन शेयर होल्डर है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि 60% शेयर अगर आपने खरीदी किसी कंपनी की इक्विटी शेयर तो आपकी चलेगी उस कंपनी में, और आपने वाई के भी 50% ज़्यादा खरीद रखे हैं तो आपकी चलेगी। तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे को कुछ सप्लाई करेंगे फ्री में तो भी यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्लियर, वापस पढ़ देता हूँ लाइन। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर, ये जेड लिमिटेड थर्ड पर्सन है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, दोनों को, इन दोनों को कंट्रोल करने की पावर इसके पास में, तो माना जाएगा दोनों आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली या थर्ड पर्सन, उल्टा हो जाए, देखिए इसको भी समझ लें। जैसे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनियां, ठीक है, और एक जेड लिमिटेड थर्ड कंपनी। एक्स ने जेड कंपनी के 40% शेयर खरीद रखे हैं और वाई ने जेड के 30% शेयर खरीद रखे हैं। तो कंट्रोलिंग तो आएगी नहीं, मोर देन 50% शेयर होने चाहिए, पर ये दोनों अगर मिल जाए, ये दोनों आपस में अच्छे रिलेशन दोनों कंपनियों के, तो ये क्या है, 40% एक्स के पास में है, 30% वाई के पास में, तो दोनों अगर करें
होल्ड दोनों मिलके इस पे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 70% शेयर हो गया अब तो दोनों के कंट्रोल मिल जाए तो ये एक दोनों मिलके, दोनों मतलब सप्लायर और बायर मिलके किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो भले ही एक्स और वाई का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है पर माना जाएगा एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन माना जाएगा। और ये आपस में भी कोई एसेट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, भले फ्री में करेंगे तब भी जीएसटी लगेगा। वापस पढ़ देता हूँ। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हो तो। नेक्स्ट, सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। आप फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर ऑफ फैमिली की डेफिनेशन स्टार्टिंग में आई थी, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ लेना। फैमिली में कौन कौन आता है? एक तो आप आएंगे खुद, आपका जीवन साथी, अगर आप बात करें पत्नी की तो हस्बैंड होगा जीवन साथी, और अगर हस्बैंड की बात करें तो वाइफ होगा, वाइफ होगी जीवन साथी। बच्चे आ जाएंगे। मम्मी पापा भाई बहन तभी आएंगे जब वो आप पर डिपेंड करते हो। मम्मी पापा भाई बहन तभी आएंगे फैमिली की डेफिनेशन पे जब वो आप पे डिपेंड करते होंगे। तो अगर आप एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो आप रिलेटेड माने जाएंगे, आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। वन ऑफ देम, ध्यान से पढ़िए, वन ऑफ देम मतलब कोई भी, या तो बायर या सेलर इज सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी ऑफ अदर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर बोलने हैं, सोल कंसेशनरी बोलने हैं, सोल एजेंट बोलने। सोल एजेंट मतलब जो केवल आपके ही चीज़ को बेचेगा। एजेंट तो आप समझते ही हैं, जो कमीशन बेसिस पे आपके सामान को कस्टमर को बेचता है। तो मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, ये शूज़ बनाने का काम है, इन्होंने मिस्टर डी को अपॉइंट किया कि शूज़ मैं बना के तुम्हें भेजूंगा और बाद में तुम कस्टमर को बेचना, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा सेल का। तो मिस्टर डी एजेंट हो गए, पर इन्होंने एक शर्त लगा दी कि तुम मेरे ही शूज़ रखोगे अपने शोरूम में, किसी और कंपनी के शूज़ मिक्स करके नहीं बेच सकते। जैसे आप किसी शोरूम पे जाते हैं किसी शूज़ के, तो वहाँ बाटा के शूज़ भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, रिबॉक के मिल जाएंगे आपको, एडिडास के मिल जाएंगे, डिफरेंट कंपनियों के मिल जाएंगे, राइट। तो वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, पर मिस्टर डी सोल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे क्योंकि इन्हें केवल एक ही कंपनी के शूज़ बेचते हैं अपनी शोरूम पे, दूसरी कंपनी के नहीं। तो अगर कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल एजेंट है आपका, सोल कंसेशनरी भी बोल सकते हैं आप, चिंकी पिंकी बबली, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको नाम से मतलब नहीं, पर ये आपका ही एजेंट है, आपके ही प्रोडक्ट बेचता है, तो माना जाएगा आप दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जब आप इसको देंगे और जब ये आपको देगा कोई गुड्स या सर्विस तो जीएसटी लगेगा, भले आप फ्री में दे रहे हो तब भी। यानी अगर कोई सोल एजेंट है, आप उसको कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो भी आपको जीएसटी देना होगा। हम शेड्यूल फर्स्ट इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम फ्री में भी कोई चीज़ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि रिलेटेड पार्टियां मिलकर आपस में टैक्स की चोरी कर सकती हैं, वैल्यू बहुत कम दिखा सकती हैं टैक्स बचाने के लिए। तो रूल बनाया गया कि भले आप फ्री में भी दे रहे हो कोई बिजनेस के एसेट आपस में एक दूसरे को, तब भी वहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जैसे एग्जांपल, मिस प्रिया होल्ड 30% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। 30% शेयर यानी मोर देन 25% शेयर है प्रिया के पास, एंड 35% शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ के 35% शेयर। तो ये बताया था आपको, एक कॉमन शेयर होल्डर है, कॉमन पर्सन है, कॉमन शेयर होल्डर है जिसके पास दोनों कंपनियों के एटलीस्ट 25% से ज़्यादा शेयर है वोटिंग वाले, तो वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। तो ABC और XYZ रिलेटेड मानी जाएंगी, भले इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है आपस में, पर एक कॉमन शेयर होल्डर है मिस प्रिया, जिनके पास इंडिविजुअली एक कंपनी के मोर देन 25% से ज़्यादा शेयर, इक्विटी शेयर, तो ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। क्यू लिमिटेड हैज़ अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। जो क्यू लिमिटेड है वो कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाती है, किसी कंपनी की ऑपरेशंस देखती है, मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल करती है आर का। तो आर पे कंट्रोल है क्यू का पूरा, सारे डिसीजन यही लेती है आर के बिहाफ पर। इट कैन बी सेड, ये कहा जाएगा दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल आर, की क्यू आर को कंट्रोल कर रही है, दस क्यू एंड आर आपस में रिलेटेड हैं। और जब आपस में आप रिलेटेड हैं तो भले आप फ्री में भी कोई चीज़ एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको जीएसटी देना होगा। हम पढ़ी इसलिए रहे हैं शेड्यूल 1 की, अगर आप फ्री में कोई गुड्स या सर्विस दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को तो जीएसटी देना होगा। तो आई होप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे रेफरेंस बुक से बहुत सारे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि अगर आप इस डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं तो भले आप आपस में एक दूसरे को फ्री में भी कोई बिजनेस के एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं बिजनेस की चीज़ें, तो भी उस पर आपको जीएसटी देना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।